ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। सो गाइज, हमारे जो जीके के टॉप 50 क्वेश्चंस हमने सीरीज़ शुरू की थी, उसका ये पार्ट 2 होने वाला है, जिसमें हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। सो आई होप वीडियो आपको पसंद आए। इसको जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ। एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए जिससे सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। एंड गाइस, वीडियो के पीडीएफ के लिए और अदर स्टडी मटेरियल, साइंस, जीके एंड करंट अफेयर के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड अगर आप लिंक से ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं तो डायरेक्टली ऑनलाइन स्टडी पॉइंट सर्च करके भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। एंड गाइस, साथ ही साथ रेलवे स्पेशल ई बुक फॉर आरआरबी, एनटीपीसी एंड ग्रुप डी, जिसमें आपको 7600 प्लस वन लाइनर क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसमें कि साइंस, करंट अफेयर एंड पूरा का पूरा स्टैटिक जीके जो है आपका कवर करवाया गया है, जो कि सिर्फ 49 रुपीज़ में अवेलेबल है। हर एक एग्ज़ाम में आपको हेल्प करने वाला है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप इसे परचेस कर सकते हैं। इसी के साथ हम देखेंगे पहला क्वेश्चन। इनमें से हमें बताना है कि कौन सा पैर जो है वो करेक्टली मैच्ड नहीं है। तो देखिए, गोविंद सागर झील जो है कहाँ, सतलज नदी पर ही है, ठीक है। इसके बाद उकई, तो ये ताप्ती और वुलर झील झेलम, ठीक है। जबकि जो कोल्लैरू लेक है ये कृष्णा नदी पर नहीं है, ठीक है। कोल्लैरू लेक की हम बात करें तो ये आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर नहीं बल्कि गोदावरी एवं कृष्णा दोआब क्षेत्र में स्थित है, ठीक है। ये हमको याद रखना है। नेक्स्ट हम देखेंगे कालागढ़ बांध किस नदी पर बना हुआ है। तो जो कालागढ़ बांध है गाइज, ये बना हुआ है रामगंगा रिवर पर। किस पर बना हुआ है? रामगंगा रिवर पर बना हुआ है। और जो कालागढ़ बांध है, ठीक है ना, इसकी ऊंचाई 128 मीटर तथा लंबाई 715 मीटर है। कहाँ पर है? तो ये जो है रामगंगा नदी पर है। नेक्स्ट हम देखेंगे तवा परियोजना कहाँ से संबंधित है। तो तवा परियोजना संबंधित है गाइस कहाँ से? होशंगाबाद। होशंगाबाद इज अ डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, ठीक है। और जो तवा रिवर पर जो है ये परियोजना बनी हुई है, और तवा रिवर जो है नर्मदा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और इसके बाद हम बात करें, इसका जो निर्माण वर्ष है 1958 में प्रारंभ हुआ था और 1978 में जो है यह पूरी हुई थी। पोंग बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो पोंग जो बांध है ये है गाइस ऑन दी व्यास रिवर। किस नदी पर है? व्यास रिवर पर है, ठीक है। इसके अलावा इसका हम बात करें कहाँ पर, तो व्यास नदी पर हिमाचल प्रदेश के दक्षिण पश्चिमी भाग पर, जिसकी ऊंचाई 133 मीटर है और इसे व्यास डैम भी कहा जाता है। किसको? पोंग डैम को क्या कहा जाता है? व्यास डैम भी कहा जाता है। अगला देखेंगे हम मेजा बांध। तो मेजा बांध जो है इसका निर्माण कहाँ पर हुआ है? तो ये हुआ है गाइस कोठारी नदी पर। कहाँ पर हुआ है? कोठारी नदी पर हुआ है, ठीक है। मेजा बांध का निर्माण राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी पर हुआ है, ठीक है। इस नदी का उद्गम हम बात करें भीलवाड़ा जिले में होरेरा गांव के पास से अरावली पहाड़ियों की पूर्वी ढाल से होता है, ओके। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम, अंकलेश्वर प्रसिद्ध है। तो अंकलेश्वर जो है किस लिए प्रसिद्ध है गाइस? तो ये प्रसिद्ध है पेट्रोल के भंडार के लिए। किस लिए प्रसिद्ध है? पेट्रोल के भंडार के लिए। अंकलेश्वर गुजरात के भरूच जिले में, ठीक है, 30 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल फैला खनिज तेल भंडार क्षेत्र है। पेट्रोल के भंडार के लिए जो है प्रसिद्ध है क्या? अंकलेश्वर। कहाँ पर स्थित है? गुजरात में है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे लुनेस पेट्रोल उत्पादक क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। तो ये किस राज्य में स्थित है? ये स्थित है गुजरात में। कहाँ पर है? गुजरात में है, ठीक है। लुनेस गुजरात राज्य में खंबात की खाड़ी के ऊपरी सिरे पर स्थित है। यहाँ पर लगभग 62 जो वेल्स हैं, वो कुएं जो हैं खोदे गए हैं। इनमें से 19 गैसें एवं 3 से जो है 19 से गैसें निकाली गई हैं और 3 से क्या है? तेल निकाला गया है, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे नवग्राम तेल क्षेत्र। तो नवग्राम तेल क्षेत्र जो है ये भी कहाँ पर है? गुजरात में है, डेफिनेटली, ठीक है। इसके अलावा गुजरात में अन्य तेल क्षेत्र जो हमने अंकलेश्वर तो देख ही लिया था, कलोल है, बारकोल है और महसाना है, ठीक है। तो ये नवग्राम, अंकलेश्वर, कलोल, बारकोल, महसाना तेल क्षेत्र कहाँ पर है? गुजरात में है, ठीक है। मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजनीय अपशिष्ट कौन सा है? तो नाइट्रोजनीय अपशिष्ट मनुष्य के शरीर में कौन सा है? तो सभी ने सुना होगा, कौन सा है? यूरिया है। कौन सा है गाइस? यूरिया है, ठीक है। अगला हम देखेंगे लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था। तो लोकसभा का पहला जो आम चुनाव है ये हम बात करें 1952 में हुआ था, ठीक है।
सो उसकी अगर हम बात कर लें तो जो प्रथम चुनाव है 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक ये चला था, और प्रथम लोकसभा अधिवेशन 13 मई 1952 में हुआ था। ये याद रखना है हमको। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, स्तनधारी जो है यूरिया बनाते हैं, तो किस चीज़ में यूरिया का निर्माण होता है, तो हम बात करें ये होता है यकृत यानी कि लिवर में। लिवर की हम बात करें तो ह्यूमन बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड है, ये पता होना चाहिए हमको, ठीक है। इसके बाद रीजनरेशन कैपेसिटी जो है लिवर की सबसे ज़्यादा होती है, ओके। चलिए, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं, तो राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में जो व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं वो कितने हैं, 12 हैं, ठीक है। अनुच्छेद 80 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 व्यक्ति जो है मनोनीत किए जाते हैं, जिनमें साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो, ठीक है। राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है तो राज्यसभा में 12 सदस्यों को देख लिया है हमने ऑलरेडी। प्रथम अभिनेत्री जो राज्यसभा के लिए नामांकित की गई थी वो कौन थी, तो ये थी नरगिस दत्त। कौन थी, नरगिस दत्त थी, जो कि राज्यसभा के लिए नामांकित की गई थी, और उनका कार्यकाल 3 अप्रैल 1980 से 3 मई 1981 तक रहा है। संविधान द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो संविधान में जो समिति बनी थी, ठीक है, उनमें हम बात करें मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यकों के लिए जो समिति बनाई गई थी, है ना, सलाहकार समिति, उसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। निम्नलिखित में से कहाँ पर एक संरक्षित कच्छ वनस्पति क्षेत्र है, तो कच्छ की हम बात करें जो संरक्षित कच्छ वनस्पति क्षेत्र है, तो मेजरली इट इज इन दी गोवा, ठीक है। कहाँ पर है, गोवा में है, ठीक है। गोवा का चोराव द्वीप पूरी तरह से संरक्षित कच्छ वनस्पति क्षेत्र है। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक क्षेत्र में मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन तथा पर्णपाती वनों का संयोजन है, तो ये मिलते हैं गाइस हमें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, ठीक है। मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन एवं पर्णपाती वन सारे कहाँ पर मिल रहे हैं, ये अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में, ठीक है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2017 के अनुसार अंडमान और निकोबार में मैंग्रोव आवरण जो है 617 वर्ग किलोमीटर है, जो कि हालांकि और बढ़ गया है 2019 में। निम्नलिखित जंगलों में से कौन सा जंगल पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है, तो डेफिनेटली पता होगा सभी को, जो अमेजोन के जो फॉरेस्ट हैं उनको क्या कहा जाता है, अर्थ के लंग्स के रूप में जो है इनको जाना जाता है। अमेजन वर्षा वन अमेजोनिया या अमेजोन वन के नाम से जाने जाते हैं। ये चौड़ी पत्तियों वाले नमी युक्त वन हैं जो दक्षिण अमेरिका के अमेजन बेसिन के एक बड़े भूभाग पर फैले हुए हैं, ठीक है। इनमें से किस गुप्त शासक ने हूणों को पराजित किया था, तो हूणों को जो है किसके द्वारा पराजित किया गया था, ये किया गया था स्कंदगुप्त के द्वारा, ठीक है। गुप्तास की बात हुई है तो 319 AD जो है इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर माना जाता है, ठीक है। हालांकि श्रीगुप्त इसके फाउंडर थे, लेकिन कहा जाता है कि सबसे प्रतापी पहला शासक कौन रहा है, चंद्रगुप्त रहा है। फिर इसके बाद समुद्रगुप्त जो रहे हैं वो भी इसी वंश से संबंधित रहे हैं, जिनको नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता है, ठीक है। स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त सारे ही रूलर किस डायनेस्टी के हैं, तो गुप्ता डायनेस्टी के हैं। किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था, तो जो भीतरी स्तंभ लेख है इसी से पता चलता है कि जो है स्कंदगुप्त ने क्या किया था, हूणों को पराजित किया था, ठीक है। इसमें पुष्यमित्र और हूणों के साथ स्कंदगुप्त के युद्ध का वर्णन मिलता है। उल्लेखनीय है कि हूणों का पहला भारतीय आक्रमण गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ, जिसमें वे स्कंदगुप्त से बुरी तरह पराजित हुए। गुप्त साम्राज्य के पतन के विभिन्न कारण थे, निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं था, तो देखिए हूण आक्रमण, प्रशासन का सामंतीय ढांचा और उत्तरवर्ती गुप्तों का बौद्ध धर्म स्वीकार करना, तीनों ही रीजन थे। जबकि अरब आक्रमण इसका रीजन नहीं था, क्योंकि अरब का जो आक्रमण है 712 AD में हुआ था, जो कि सिंध वाले रीजन पे हुआ था, ठीक है। वहाँ पर जो शासक था वो कौन था, दाहिर था, ठीक है। तो ये बहुत बाद में हुआ है, ठीक है। भारत पर अरब आक्रमण गुप्तों के पतन के बहुत बाद पूर्व मध्यकाल में हुआ था, है ना। चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम का मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था, तो ये जो है पल्लव किंग्स के द्वारा महाबलीपुरम का मंदिर बनवाया गया था, ठीक है। पल्लव कला की राजसिंह शैली जिसका प्रारंभ नरसिंह वर्मन द्वितीय राजसिंह ने किया था, और शोर मंदिर इस शैली का प्रथम उदाहरण है। महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किसने कराया था, तो ये भी किसने कराया था, पल्लवों के द्वारा ही
कराया गया था। और जो रथ हैं वो क्या है, एकाश्म पत्थर से बने हुए हैं, मोनोलिथिक हैं। महाबलीपुरम का सप्त रथ मंदिर बनवाया था, किसके द्वारा बनवाया गया था ये, तो नरसिंह वर्मन के द्वारा महाबलीपुरम का सप्त रथ मंदिर बनाया गया था। ठीक है, इसके बाद इसके अंतर्गत दो प्रकार के स्मारक बने हैं, मंडप तथा एकाश्म मंदिर, जिन्हें रथ कहा जाता है। अगला देखेंगे हम, मत्त विलास प्रहसन के लेखक कौन हैं, तो मत्त विलास प्रहसन के जो लेखक हैं वो हैं कौन, महेंद्र वर्मन। कौन है, महेंद्र वर्मन। मत्त विलास जो है, मत्त विलास प्रहसन एक संस्कृत नाटक है। इसमें तत्कालीन सामाजिक एवं धार्मिक जीवन के बारे में विवरण मिलता है। ओके, अगला देखेंगे, मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है, तो मनुस्मृति जो है मुख्यतः किससे संबंधित है, तो ये समाज व्यवस्था से संबंधित है। किससे संबंधित है गाइस, समाज व्यवस्था से। मनुस्मृति जिसमें कुल 18 स्मृतियाँ सम्मिलित हैं, और मनुस्मृति प्राचीन भारतीय समाज व्यवस्था तथा हिंदू विधि से संबंधित है। चलिए अब हम देखेंगे, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयोग की थी, तो सबसे पहला जो सत्याग्रह है गांधी जी ने कहाँ पर किया था, तो ये किया गया था कहाँ पर, चंपारण में। ठीक है ना, कहाँ किया गया था, चंपारण में। इसके अलावा और क्या याद रखना है हमको, तो गांधी जी जो है, गांधी जी के द्वारा 1916 में अहमदाबाद के करीब साबरमती आश्रम की स्थापना की गई थी। चंपारण पहला आंदोलन था, और उसके जो नेता थे वो कौन थे, राजकुमार शुक्ल थे। कौन थे, राजकुमार शुक्ल थे। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें, गांधी जी ने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया था, दक्षिण अफ्रीका में किया था। और पहला जो है भारत में कहाँ पर किया, 1917 में चंपारण बिहार में किया। और चंपारण विद्रोह के कारण ही अंग्रेजों को 3 कठिया प्रथा को समाप्त करना पड़ा था। ठीक है, चलिए, अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सॉन्डर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था, तो कैप्टन सॉन्डर्स को मारा गया था किसके द्वारा, भगत सिंह के द्वारा, है ना। चलिए अगला देखेंगे हम, जय हिंद का नारा किसने दिया था, जय हिंद का नारा जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था, और इन्होंने ही महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि भी दी थी, ये भी याद रखिए। ठीक है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी, सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। निम्नलिखित में से किस वर्ष मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प पाकिस्तान प्रस्ताव स्वीकारा था, तो उसका जो सही आंसर है वो है 1940। 1940 में मुस्लिम लीग ने एक जो है पृथक राष्ट्र का संकल्प यानी कि पाकिस्तान का प्रस्ताव जो है स्वीकार किया था। वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्यवाही द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया था, तो किस राज्य को मिलाया गया था। ठीक है, सही आंसर क्या होने वाला है इसका, सही आंसर है इसका हैदराबाद। ठीक है, ऑपरेशन पोलो जो है सभी को पता होना चाहिए ये, तो ये जो है कार्यवाही की गई थी, इसमें पुलिस कार्यवाही बेसिकली थी, उसी के द्वारा 1947 में इसको भारतीय राज्य में मिलाया गया था। 3 स्टेट से हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर, ठीक है, जो कि बाद में ऐड हुए हैं। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो ये कथन भी किसका था गाइस, सुभाष चंद्र बोस का ही था, जिन्होंने जय हिंद का नारा भी दिया था। ठीक है, कौन सा, तो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और इन्हीं के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना भी की गई थी 1939 में। अगला देखेंगे, देशबंधु की उपाधि जो है संबंधित है, तो देशबंधु की उपाधि किससे संबंधित है, तो ये है किसे दी गई थी, चित्तरंजन दास। ठीक है, जिनको CR दास भी कहा जाता है, जिनके द्वारा मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर के जो है हम बात करें स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में की गई थी। कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था, कहाँ पर हुआ था, तो ये कहाँ पर हुआ था, 1929 का अधिवेशन ये हुआ था लाहौर में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो कि पता होना चाहिए। ठीक है, और मैंने कई बार पहले भी बताया है, कांग्रेस के जितने भी अधिवेशन हैं काफ़ी पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला कब हुआ था, कहाँ हुआ था, सबसे पहला 1885 में हुआ था। ठीक है, कहाँ पर, बम्बई में हुआ था, अध्यक्ष उमेश चंद्र बनर्जी थे। ठीक है, इसके बाद जो तीसरा है 87 में हुआ था, बदरुद्दीन तैयब जी, जो कि इसके पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। 88 में जो है चौथा हुआ था, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे इसमें जॉर्ज यूल इलाहाबाद। फिर 1896, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 1896 में कलकत्ता में हुआ था 12वां, रहीमतुल्लाह सयानी इसके अध्यक्ष थे, जिसमें पहली बार वंदे मातरम जो है गाया गया था। ठीक है, भारत का सॉलिसिटर जनरल, सॉलिसिटर जनरल जो है भारत का क्या होता है, एक प्रशासनिक अधिकारी होता है। ठीक है, क्या होता है, एक प्रशासनिक अधिकारी होता है। कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है, तो कानूनी विषयों पर राज्य सरकार की हम बात कर रहे हैं, तो ये होता है एडवोकेट जनरल। कौन होता है, एडवोकेट जनरल होता है।
प्रत्येक राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? तो प्रत्येक राज्य की बात कर रहे हैं, तो राज्य में प्रधान जो है बेसिकली नियुक्तियां किसके द्वारा की जाती हैं? गवर्नर यानी कि राज्यपाल के द्वारा। ठीक है। अगेन, किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? राज्य की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, राष्ट्र की नहीं। तो आंसर क्या है इसका? एडवोकेट जनरल, जो कि अभी हमने देखा। निम्नलिखित में से किसे राज्य विधानमंडल के सदनों की कार्यवाही में भाग लेने और बोलने का अधिकार है किंतु मतदान का अधिकार नहीं है? तो ये भी कौन है? महाधिवक्ता। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर स्थित है? अच्छा क्वेश्चन है ये, काफी पूछा गया एग्जाम में। तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर है कौन सी? पनामा जल संधि, पनामा स्ट्रेट। ओके। विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि कौन सी है? तो विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि है जिब्राल्टर जल संधि, जो कि अफ्रीका को सेपरेट करती है यूरोप से। ठीक है। स्पेन और मोरक्को के बीच में ये सिचुएटेड है। एशिया का उत्तरी अमेरिका जो है किसके द्वारा, एशिया जो है उत्तरी अमेरिका से किसके द्वारा पृथक होता है? तो एशिया और उत्तरी अमेरिका। सही आंसर क्या है इसका? बेरिंग स्ट्रेट। किसके द्वारा होता है? बेरिंग स्ट्रेट के द्वारा। ठीक है। अलास्का और रशिया के बीच में बेसिकली ये सिचुएटेड है। हार्मुज जल संधि, तो हार्मुज जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? तो ये बहरीन और कतर को अलग करती है। किस किस को अलग करती है? बहरीन और कतर को अलग करती है। ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को कौन पृथक करता है? तो बॉस स्ट्रेट जो है, ठीक है, बॉस जो है डलडमरू मध्य, किस किस को अलग करती है? ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को। मोहिनीअट्टम नृत्य रूप का विकास निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ है? तो मोहिनीअट्टम बेसिकली बस स्टेट याद रखिए, केरला। केरला की कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। ठीक है। पिनराई विजयन जो है यहाँ के सीएम है ना, आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के गवर्नर हैं। केरल के सर्वाधिक प्रचलित हम बात करें शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो ये है कथकली। कौन सा है गाइस? कथकली है। ओके। भरतनाट्यम नृत्य शैली का संबंध किस राज्य से है? तो भरतनाट्यम नृत्य शैली का जो संबंध है ये है तमिलनाडु से। भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु। परमाणु जिनमें प्रोटॉन की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न रहती है वह क्या कहलाते हैं? तो ये क्या कहलाते हैं? समस्थानिक। क्या कहलाते हैं गाइस? समस्थानिक कहलाते हैं। ओके। एक भारी नाभिक के दो हल्के नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ये कहलाती है नाभिकीय विखंडन। ठीक है। एक बड़ा सा न्यूक्लियस है और दो न्यूक्लियाई में डिवाइड हो रहा है तो उसको हम क्या बोल रहे हैं? नाभिकीय विखंडन बोल रहे हैं। ठीक है ना। बाइनरी फिजन, न्यूक्लियर फिजन उसको हम बोल रहे हैं। और परमाणु बम में जो सिद्धांत काम करता है परमाणु बम बनाने में, तो ये कौन सा है? नाभिकीय विखंडन ही है। ठीक है। सो गाइस, ये जो थी हमारी आज की वीडियो थी एंड आई होप वीडियो आपको पसंद आई हो। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो की पीडीएफ के लिए एंड अदर स्टडी मटेरियल के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर लिंक से ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं सो डायरेक्टली ऑनलाइन स्टडी पॉइंट सर्च करके आप ज्वाइन हो सकते हैं। ओके गाइस, थैंक यू।